साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, और उसमें हम अकबर की बात बता रहे थे। आपको अकबर के शासन के बारे में बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अकबर के शासनकाल के दौरान कौन कौन सी इमारतें बनी या कौन कौन से काम हुए या कौन कौन से उसके दरबार में रहने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, तो हमने बात कर ली थी अकबर के जन्म को लेकर, अकबर के संरक्षक के बारे में हमने बात करी थी, थोड़ी बात करी थी खैर उस समय हमने, और हमने जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था उसके संबंध में बात कर ली थी। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं उसी का एक हिस्सा, अकबर के 9 रत्न। हेडिंग है बेटा हमारा क्या, अकबर के 9 रत्न। देखिए, अकबर के 9 रत्न, अकबर के 9 रत्न। अब ये बताया जाता है, या आपने सुना भी होगा कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर अनपढ़ था, लेकिन फिर भी उसके शासन को मुगल काल में एक महान शासन की संज्ञा दी जाती है। ऐसा क्यों है? तो मैं उसका आपको कारण बताता हूँ। अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था, वो बात अलग है, लेकिन उसके दरबार में रहने वाले जो 9 विद्वान थे, जो 9 लोग थे जो उसके शासन को चलाने का काम करते थे, ठीक है, जो उसके शासन को आगे बढ़ाने का काम करते थे, जो 9 कैंडिडेट थे, वही कैंडिडेट अकबर के शासन को महान शासक के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं, वही उसको महान शासक बनाते हैं। तो अब सवाल निकलता है कि अकबर के दरबार में ऐसे कौन से लोग थे जो अकबर के शासन को एक महान शासन बनाते हैं और अकबर को एक महान शासक बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए कुछ नाम आते हैं बेटा। जैसे उसमें पहला नाम आता है बीरबल का। अब हम ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से सवाल उठते हैं। तो बीरबल उत्तर प्रदेश के संबंध में कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। तो बीरबल का सबसे पहला सवाल ये आता है कि बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था। तो बेटा बीरबल का जन्म हुआ था कालपी में, और ये कालपी पड़ता कहाँ है? ये कालपी पड़ता है हमारे उत्तर प्रदेश के जालौन में। कहाँ पड़ता है? कालपी पड़ता है हमारे जालौन ज़िले में, उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले में। जालौन उत्तर प्रदेश में कालपी है। पहला सवाल जो बीरबल है उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म हुआ था कालपी में। उत्तर प्रदेश के हिसाब से सवाल बहुत अच्छा है। दूसरा सवाल यहाँ से निकलता है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था? बीरबल के बचपन का नाम, तो बेटा बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। एक सवाल और है कि अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी? तो अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी? तो उसको कहा था कविराज। कविराज का मतलब है कवियों का राजा। एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है कि जो बीरबल था बेटा, बीरबल को अकबर ने अपने दरबार में कौन सा पद दिया था या कौन सा विभाग दिया था? तो बीरबल को जो पद दिया था वो दिया था न्याय विभाग। न्याय विभाग उस ज़माने में बताया जाता है कि काजी होता था, अर्थात जजमेंट देने का काम। और बीरबल वो बताया जाता है अकल का पुतला था, बहुत तेज था। ठीक है, और सभी सवालों के जवाब वो बखूबी देता था, न्याय करता था। कौन? बीरबल। ये जो बीरबल है, देखिए बीरबल को न्याय विभाग का पद मिलता है, वो काजी का काम करता है। ठीक है, तो एक सवाल आता है कि अकबर ने एक धर्म चलाया था, इसका नाम था दीन इलाही धर्म। तो दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू
कौन था एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार करा था? तो बताया जाता है वो था बीरबल। ठीक है, तो दीन ए इलाही धर्म को, दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला, स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, एकमात्र हिंदू कौन था? तो वो था बेटा बीरबल। कौन था? बीरबल। ठीक है, अकबर और बीरबल की तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी, लतीफ़ों के रूप में सुनी होंगी। बीरबल एक कामयाब व्यक्ति था और इसी वजह से वो अकबर जैसे राजा के शासनकाल में उसके राज दरबार में रहता था। कहा जाता कि 1586 ईस्वी में कश्मीर की तरफ से यूसुफ जाई जातियों ने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। उसका दमन करने के लिए बीरबल को भेजा गया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। ठीक है, तो 1586 में उसकी डेथ हुई है यूसुफ जई जनजाति के विरुद्ध या यूसुफ जई जाति के विरुद्ध विद्रोह को दबाने में। तो ये सवाल याद रखो, बीरबल का जन्म कहाँ होता? कालपी में। ठीक है, बीरबल के बचपन का नाम क्या बेटा? महेश दास। बीरबल को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? कबीराज। बीरबल को अकबर ने कौन सा विभाग दिया था? न्याय विभाग। और दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और एकमात्र हिंदू, पहला दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू, वही पहला है, वही अंतिम है, तो उसका नाम आता है बेटा बीरबल। चलिए, उसके बाद देखेंगे अकबर के दरबार का दूसरा नौरत्न। अकबर के दरबार में दूसरा एक नौरत्न है जिसका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। ये जो अब्दुल रहीम खान खाना है बेटा, इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। तो बैरम खां के लड़के का नाम था अब्दुल रहीम। अकबर ने अब्दुल रहीम को कौन सी उपाधि दी थी? तो अकबर ने उपाधि दी थी रहीम को खान खाना की। खान खाना। अकबर ने अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि दी थी, ये जरूर याद रखें। तीसरी बात, ये जो अब्दुल रहीम खान खाना थे, ये एक विद्वान व्यक्ति थे। विद्वान व्यक्ति थे और इनकी विद्वानता का पता चलता है कि ये हिंदी जानते थे, हिंदी पे इनकी अच्छी पकड़ थी। ये फारसी जानते थे, फारसी के भी एक बहुत बड़े कवि थे ये। और ये तुर्की भी जानते थे, तुर्की भाषा जानते थे ये। हिंदी में इनकी एक पुस्तक मिलती है, हिंदी में इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रहीम सतसई। रहीम सतसई। और रहीम सतसई को रहीम दास ने लिखा है, रहीम ने लिखा है, जिसमें उनके दोहे हैं। क्या है? दोहे। यह अब्दुल रहीम खान खाना के संबंध में एक सवाल बहुत अच्छा है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि बाबर जब आया था तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजू के बाबरी, तुर्की में। उसको बाबरनामा के नाम से फारसी में किसने अनुवाद किया है उसका? तो वो यही है अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है, तो इन्होंने बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो कि कौन सी भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। तो बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का बाबरनामा किस में है? फारसी में।
तो तुर्की की किताब तुजुक बाबरी को फारसी के रूप में लिखा, नाम था बाबरनामा। तो इन्होंने बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी का बाबरनामा नाम से अनुवाद करा, नाम से अनुवाद करा। तो अब्दुल रहीम के बारे में इतना ज़रूर याद रखें कि अब्दुल रहीम जो थे वो बैरम खां के बेटे थे। अब्दुल रहीम को उपाधि दी थी खान खाना की। हिंदी, फारसी, तुर्की के वो हाँ एक बड़े विद्वान थे। और ये सवाल बहुत अच्छा है कि देखिए, तुजुक बाबरी को किसने लिखा? तुर्की में बाबर ने। और बाबरनामा को किसने लिखा? फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है, तो ये दो नाम हो गए। देखो, एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था, जो अकबर के दरबार में रहते थे, हकीम हुकाम। इन्हें भी नौरत्न माना गया, हकीम हुकाम को। ये कौन थे? तो ये अकबर के हाँ रसोइया थे, मतलब बावर्ची थे ये। ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये रसोई घर के प्रधान थे, इनके अंडर में भोजन पकता था। ये रसोई घर के प्रधान थे। इनका काम ये होगा कि तुम अच्छे से अच्छा बनवाओ, पकवाओ और खिलवाओ। तो अकबर का मुख्य रसोइया कौन था? तो हकीम हुकाम। तो ये रसोई घर के प्रधान थे अकबर के दरबार में। जो अकबर का परिवार होगा और लोग खाना खाते होंगे, तो इन्हीं की देख रेख में वो खाना वाना पकता था। एक नाम आपने सुना होगा, मुल्ला दो प्याजा। क्या नाम बेटा? मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा। ये एक्चुअल में जब हुमायूं फारस चला गया था निर्वासन के दिनों में, तो ये हमीदा बानो बेगम के साथ आए थे, मुल्ला दो प्याजा। तो उन्हीं उसी दरबार में रहते थे अकबर के साथ। ठीक है, तो ये कौन आदमी था, है ना? इसे हुमायूं अरब से लाया था। तो कोई ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है इनका। हुमायूं कहाँ से लाया था? अरब से लाया था। ठीक है, तो इनके बारे में एक लाइन। एक नाम आपने सुना होगा, देखियो, एक नाम आता है मानसिंह। मानसिंह जो थे, हाँ, वो कहाँ के रहने वाले थे? किस स्थान के थे मानसिंह? तो मानसिंह थे आमेर के। वो आपने सुना होगा कि आमेर के राजा थे भारमल या बिहारी मल। उनके बेटे का नाम था भगवान दास और उनके पोते का नाम था मानसिंह। तो आमेर कहाँ पड़ता है बेटा? राजस्थान में। ये बताया जाता है कि मानसिंह अकबर के एक अच्छे सेनापति रहे हैं। मानसिंह जो है वो अकबर के एक अच्छे सेनापति हैं। और राजपूतों को जो ऊंचे पद अकबर ने दिए थे, राजपूतों को जो महत्वपूर्ण पद अकबर ने दिए थे, वो इन्हीं के कहने पर दिए थे। किसके? मानसिंह के कहने पर दिए थे। इसका मतलब यह है कि मानसिंह की बातों का अकबर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता था। ठीक है, तो मानसिंह जो थे ये अकबर के एक अच्छे सेनापति थे। मानसिंह भी सेनापति रहे थे, किसके? अकबर के। अब देखो, एक बड़ा शानदार सवाल बनता है कि भारत में जजिया कर को लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, सिंध के इलाके में। जजिया कर जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, जजिया कर को लगाया भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के इलाके में। जजिया कर को ब्राह्मणों पर भी लगाया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, लेकिन इस जजिया कर को समाप्त करा किसने? हिंदुओं से जजिया कर खत्म कर दिया किसने? तो अकबर ने। किसके कहने पर? मानसिंह के कहने पर। तो ये सवाल बहुत अच्छा है ना? मानसिंह के कहने पर, मानसिंह के कहने पर अकबर ने हिंदुओं से
हिंदुओं से जजिया कर समाप्त किया। मतलब हिंदुओं से जजिया कर लेना बंद कर दिया किसने? अकबर ने। किसके कहने पर? मान सिंह के कहने पर। एक अच्छे सेनापति रहे मान सिंह, ठीक है, और वो आमेर के राजा थे मान सिंह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा, एक और नौरत्न हुए जिनका नाम आता है, जिनके बारे में आता है तानसेन। क्या नाम आता है? तानसेन। देखो जो तानसेन है, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ है? तो तानसेन का जन्म हुआ है ग्वालियर में। कहाँ हुआ है? ग्वालियर में। और ग्वालियर बेटा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तानसेन की जब डेथ हुई तो उनको दफनाया गया कहाँ? ग्वालियर में। तो तानसेन का मकबरा कहाँ है? ये सवाल एक एग्जाम में आया था। तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा भी कहाँ है? ग्वालियर में, ठीक है। अब सवाल निकल कर आता है कि जो तानसेन थे उनके गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु का नाम कई बार पेपर में आया बेटा, हरिदास। तानसेन के गुरु का नाम जरूर याद रखें, हरिदास। तानसेन का संबंध किस क्षेत्र से रहा? तो बेटा तानसेन का संबंध रहा, देखो, संगीतकार से। तानसेन कौन थे? एक बहुत बड़े संगीतकार थे, ठीक है। एक और सवाल बनता है, तानसेन को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो तानसेन को अकबर ने उपाधि दी थी कंठाभरण बाणी विलास। कंठाभरण बाणी विलास। ऐसा कंठ है इस आदमी का, इसकी वाणी में इतनी मिठास है कि आदमी सुनते सुनते सो सकता है। कंठाभरण बाणी विलास। कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि किसको दी थी अकबर ने? तो वो थे तानसेन। तानसेन के बचपन का नाम भी याद रखें, दोनों के बचपन का नाम पूछा जाता। महेश दास कहते थे बीरबल को, और तानसेन को कहते थे राम तनु पांडे। तानसेन के बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम था राम तनु पांडे। राम तनु पांडे, राम तनु पांडे कहते थे। एक और बहुत शानदार सवाल बनता है तानसेन के बारे में। तानसेन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तानसेन ने किन किन चीज़ों को लिखा है? तो तानसेन की जो रचनाएं हैं बेटा, मियाँ की डोली, मियाँ की ड्योढ़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, ये सब पेपर में बहुत अच्छी हैं, पेपर के हिसाब से। मियाँ की सारंग, और एक है दरबारी कान्हड़ा। दरबारी कान्हड़ा। तो दरबारी कान्हड़ा, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार, मियाँ की डोली, ये सब तानसेन की, हाँ, तानसेन की क्या है बेटा? ये सब तानसेन की रचनाएं हैं, उनकी किताबें हैं, ठीक है। संगीत के बारे में बताया जाता है कि तानसेन जब राग में गाते थे तो कहा जाता था जो बुझे हुए चिराग थे वो भी जल उठते थे। ऐसा तानसेन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। एक सवाल और याद रखें, चूंकि तानसेन का सवाल है, तानसेन की शैली क्या थी? गाने की ना शैलियाँ होती हैं, जैसे राग भैरवी है, राग दरबारी है ना, और क्या नाम, मल्हार गाई जाती है, ध्रुपद है, ठीक है, और ठुमरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं गाने में आती हैं वो। तो ये किस शैली में गाते थे? तो ध्रुपद शैली, ध्रुपद शैली। एक सवाल और याद रखना, देखो संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान, तानसेन सम्मान कहाँ की सरकार देती है? तो तानसेन सम्मान एमपी की सरकार देती है, एमपी की सरकार। तानसेन सम्मान
कौन सी सरकार देता है, कौन सा राज्य देता है? तो मध्य प्रदेश सरकार तानसेन सम्मान देती है। अच्छा, तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो तानसेन सम्मान दिया जाता है बेटा संगीत के क्षेत्र में। किसमें? संगीत के क्षेत्र में तानसेन सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो ये काम की बातें हैं सब। तानसेन के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो हमने बेटा कौन कौन से कर लिए देखो। बीरबल 1, अब्दुल रहीम 2, है ना, मुल्ला दो प्याजा 3, हकीम हुकाम 4 और मानसिंह 5 और तानसेन 6। ठीक है, अब 3 रह गए हैं। कौन कौन से 3 हैं देखो। सातवां नाम आता बेटा, सातवां नाम आता है टोडरमल। टोडरमल, बहुत अच्छा सवाल है ये टोडरमल का। देखो ये जो टोडरमल है, टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? तो टोडरमल का जन्म हुआ था सीतापुर में। कहाँ हुआ था बेटा? सीतापुर, उत्तर प्रदेश में जो सीतापुर जिला है वहाँ पर जन्म हुआ था। किसका? टोडरमल का। ये जो टोडरमल है ये पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। बहुत अनुभव था इनको। ये शेरशाह सूरी के दरबार में रहे, फिर उसका बेटा इस्लाम शाह आया, उसके दरबार में रहे, और उसके बाद जब उनका शासन ख़त्म हो गया तो ये हुमायूं के साथ आ गए थे, और बाद में ये अकबर के साथ रहे हैं। तो बहुत अनुभव वाले आदमी है ये। ठीक है, अब जब ये अकबर के पास आ गए तो फिर अकबर ने बेटा इनको कौन सा पद दिया था? और ये पद ही एसएससी से लेकर तमाम एग्जामों में पूछा गया है। इनको पद दिया था वित्त विभाग, या आज के दौर में वित्त मंत्री। कई बार ऐसे ही पूछा जाता है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो वो थे टोडरमल। आखिरकार ऐसा इन्होंने क्या करा कि इन्हें वित्त मंत्री का पद दिया गया? देखो, इन्होंने एक व्यवस्था को ईजाद करा जिसका नाम था आईने देसाला पद्धति। क्या? आईने देसाला पद्धति। तो इन्होंने किस चीज़ का निर्माण करा था? अर्थव्यवस्था में कौन सा फॉर्मूला डेवलपमेंट करा था, फॉर्मूला बनाया था? तो इन्होंने बनाया था आईने देसाला, आईने देसाला पद्धति। आईने देसाला पद्धति किसने बनाई थी? टोडरमल ने। और आईने देसाला पद्धति को लागू किसने करा था? अकबर ने। तो ये सवाल याद रखें, आईने देसाला पद्धति को किसने बनाया था? टोडरमल ने बनाया था। और किसने लागू करा था इसको? आईने देसाला पद्धति को किसने लागू करा था? तो लागू करा था बेटा अकबर ने। अच्छा, इसमें था क्या? देखिए, आईने देसाला में क्या था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने पिछले 10 साल के लगान का औसत निकाला और उस औसत के आधार पर 1/3 भाग, उसी औसत के हिसाब से 1/3 भाग कर के रूप में फिक्स कर दिया। 1/3 भाग कर के रूप में क्या कर दिया बेटा? फिक्स कर दिया। कितना भाग? 1/3 भाग। 1/3 भाग कर के रूप में फिक्स कर दिया। इसे कहते हैं जाब्ती प्रणाली। तो देखो इन्होंने क्या करा, एक बात बहुत अच्छी है, इन्होंने पिछले 10 वर्षों के लगान का औसत निकाला और 1/3 राजस्व एकत्रित किया। 1/3 राजस्व वसूला इन्होंने। 1/3 राजस्व वसूला जिसे जब्ती या जाब्ती प्रणाली कहते हैं। जिसे जब्ती या जाब्ती प्रणाली कहते हैं। इस काम को क्या कहते हैं? जब्ती या जाब्ती प्रणाली। ये देख लेना, बहुत अच्छा सेक्शन है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता बहुत बार। एक ये वाला मिलता है, एक आईने देसाला का मिलता है, ठीक है, और एक पद मिलता है
वित्त मंत्री का पद। और टोडरमल कहाँ के थे? हमारे उत्तर प्रदेश के सीतापुर के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए एक और हैं, दो व्यक्ति और हैं। एक नाम आता है बेटा अबुल फजल का। अबुल फजल, अबुल फजल। देखो ये जो अबुल फजल हैं, ये अबुल फजल का जन्म जो हुआ था वो हुआ था बेटा आगरा में। कहाँ हुआ था? आगरा में। इनके पिता का जो नाम था वो शेख मुबारक था। क्या नाम था? शेख मुबारक। शेख मुबारक इनका नाम था, इनके पिता का। और इनके पिता ने क्या करा था? शेख मुबारक ने क्या करा था? मजहरनामा, दीन इलाही धर्म का जो फाउंडेशन था, जो प्रारूप था, वो उन्होंने बनाया था, उसको मजहरनामा कहा गया है। तो शेख मुबारक ने क्या करा था? इन्होंने मजहरनामा, मजहरनामा का प्रारूप बनाया। किसने? प्रारूप बनाया शेख मुबारक ने, जो कि अबुल फजल के पिता थे। तो इसी मजहरनामा के आधार पर दीन इलाही धर्म स्टार्ट हुआ। तो दीन इलाही धर्म स्टार्ट हुआ तो दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित किसे बनाया गया? दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित, मुख्य पुरोहित, पुरोहित कहते हैं बेटा पुजारी को। तो दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन बना था? अबुल फजल, अबुल फजल। देखो एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है, ये दो बातों तो आपको याद रखनी है। एक बड़ा अच्छा सवाल बनता है, देखिए अबुल फजल ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था आईने अकबरी, आईने अकबरी। और इस आईने अकबरी को ही हम अकबरनामा कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबरनामा। इस आईने अकबरी, अकबरनामा को किसने लिखा? अबुल फजल ने। इस आईने अकबरी में कितने जिल्द हैं? ये 3 जिल्दों में है। 3 जिल्द का मतलब है इसके 3 भाग हैं। और इसी आईने अकबरी में बताया जाता है अमेरिका की खोज का उल्लेख है। किसका? इसमें अमेरिका की, आईने अकबरी में अमेरिका की खोज का उल्लेख है। तो किस किताब में अकबर की, किस किताब में किस किताब में अमेरिका की खोज का उल्लेख है? तो वह आईने अकबरी। ठीक है, ये जो अबुल फजल है बेटा, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या होती है। तो अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या करी थी ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला सरदार ने। ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला ने, वीर सिंह बुंदेला ने। वीर सिंह बुंदेला ओरछा का राजा था, जहांगीर का दोस्त था। तो जहांगीर जो कि अकबर का बेटा है, उसने अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी और इलाहाबाद के किले पर कब्जा कर लिया। तो उस समय हुआ क्या कि अकबर ने एक सेना लेकर अबुल फजल को इलाहाबाद भेजा कि जाओ उसको मना के लेकर आओ, और अगर ऐसा नहीं मानता है तो सेना आप लेकर जाओ, उसके दम पर लेकर आइयो। अब ये बात जो है जहांगीर को पता चल गई, सलीम को। तो उसने अपने दोस्त अबुल फजल, अपने दोस्त वीर सिंह बुंदेला से संपर्क साधा, और उसके बाद वीर सिंह बुंदेला ने घात लगा के, है ना, और रास्ते में ही किसको मार दिया? अबुल फजल की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये अबुल फजल के संबंध में कुछ सवाल हैं, बहुत अच्छे हैं, आगरा के हैं ये रहने वाले। एक नाम और है बेटा, 9वां नंबर है, तो वो नाम आता है, देखिए वो नाम आता है बेटा फैजी का। किसका? फैजी। फैजी कौन था? तो मैं आपको बता दूं, फैजी जो था अबुल फजल का बड़ा भाई था। यह अबुल फजल का
अबुल फजल का बड़ा भाई था। भाई अगर अबुल फजल का भाई है तो इसके पिता का नाम भी शेख मुबारक है, ठीक है, और इसका जन्म भी कहाँ हुआ है, आगरा में। एक सवाल आप पढ़ेंगे कि अकबर अनपढ़ तो था लेकिन उसे अलग अलग धर्मों की अलग अलग भाषाओं की किताबों को, हाँ, पढ़ने का तो शौक नहीं कह सकते क्योंकि वो अनपढ़ था, लेकिन सुनता था बाकी उसके दरबार में रहने वाले लोगों से। तो अकबर ने एक विभाग बनाया जिस विभाग का नाम था अनुवाद विभाग। अनुवाद विभाग अकबर ने बनाया और उसका अध्यक्ष किसे बनाया, अबुल फजल को। तो अकबर के समय में तमाम किताबों का अनुवाद हुआ है और वो अनुवाद किसकी अध्यक्षता में हुआ है, फैजी की। और इसी वजह से अकबर इसको एक उपाधि देता है, इसको उपाधि देता है राजकवि की। अकबर ने राजकवि की उपाधि किसे दी थी, अबुल फजल सॉरी फैजी को। अच्छा देखिए, एक आता है अनुवाद विभाग। अनुवाद विभाग, अगर ये सवाल पूछने लगे कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने करी थी, तो अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी अकबर ने। अच्छा, अनुवाद विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो अनुवाद विभाग का अध्यक्ष था फैजी, क्योंकि इसी की देखरेख में, हाँ, बहुत सारी किताबों का फारसी में अनुवाद हुआ है, जैसा महाभारत है, गीता है। खुद इसने भी, खुद फैजी ने भी 2 किताबों का फारसी में अनुवाद करा है। एक लीलावती, फैजी द्वारा, फैजी ने 2 पुस्तकों का अनुवाद किया, 2 पुस्तकों का, फैजी ने 2 पुस्तकों का अनुवाद किया। कौन कौन सी 2 पुस्तकें बेटा, एक है लीलावती, सुना होगा लीलावती, कई बार पेपर में आती किताब। इसको लिखा है भास्कर द्वितीय ने, गणित की किताब है ये, भास्कर द्वितीय ने लीलावती को लिखा है और ये गणित की किताब है, ठीक है। और एक है नल दमयंती। नल दमयंती एक किताब है और उस किताब को लिखा है किसने, सूरदास ने, और उस किताब का भी फारसी में अनुवाद किसने करा है, फैजी ने, ठीक है। तो ये देखें आप, हमने आज अकबर के 9 रत्नों की बात कर ली, ठीक है। कल देखेंगे अकबर के विजय अभियान कौन कौन से थे, और उसके बाद देखेंगे अकबर के द्वारा बनाई गई उत्तर प्रदेश में इमारतें कौन कौन सी थी, ठीक है। और उसके बाद अकबर का सेक्शन फिनिश हो जाएगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा राजा है जिसका समय बहुत बड़ा है शासन का। और दूसरे नंबर की बात, उसके उत्तर प्रदेश में तमाम जगह पर ऐसी चीज़ें उसके द्वारा बनाई गई हैं जो आज भी कहीं ना कहीं एग्जाम में वो हमारे पेपर में आ जाती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा क्लास आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।